हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हमारे अतीत इतिहास का सामाजिक विज्ञान इतिहास का एक पार्ट है। इसके पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में कहा गया है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे इतिहास है, तो इसमें सवाल उठते हैं क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ। इनके बारे में एक खास बात, ये आपका एक क्यूआर है, इसके द्वारा आप इसको ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप इस लिंक के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्यूआर को स्कैन करके आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल डाउनलोड या लिंक पर चले जाएंगे, आपको ओपन हो जाएगा। वहाँ से प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। पहला हेडिंग है आपका, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है। बीते हुए कल को इतिहास कहा जाता है। और बीती हुई बातों को जानने के लिए आप या तो रेडियो सुनेंगे, टेलीविज़न देखेंगे या फिर अखबार पढ़ेंगे। ये हो गया वर्तमान। अगर बहुत पुरानी बातों को जानना, उसके लिए अब ये सब चीज़ें तो थी नहीं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उसकी स्मृति है, यानी कि जिसे उस किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर जिससे उसकी स्मृति, यानी उसे याद हो उस समय क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत यानी बीता हुआ कल। अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, तथा कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। ये इन सब के बारे में जानकारी जो प्राप्त करेंगे, उसे ही अतीत के बारे में कही गई बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है, लोग कहाँ रहते थे। पहला सवाल उठता है कि लोग उस समय कहाँ रहते। अब हम लोग इसको नर्मदा नदी जो है, इसको लिखा हुआ मानचित्र नर्मदा नदी का पता लगा। आगे मानचित्र यानी कि मैप दिया, उस पर हम लोग देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। मतलब कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। कहा गया बहुत लाखों वर्ष हो गए उसी नदी के तट पर लोग रह रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल शासक थे। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल शासक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा, मतलब जंगलों से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेस के बारे में उनको ज्ञात था। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इनको मैप में अभी डिस्कस करेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और तथा जौ की फसलों का उपार्जन आरंभ किया। सवाल यहाँ से देखिए, एक आपको मिल गया। सबसे पहले कौन सी फसल हुई? गेहूं और जौ, जिससे लोगों ने मतलब वो जिसकी उपज शुरू की।
उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया। कौन कौन से जानवर थे? भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। इनको सब मैप में हम लोग आगे देखते चलेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में। आइए मैप द्वारा अब आगे देखते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने बात की थी नर्मदा नदी की। ये रही है आपकी नर्मदा नदी। ये अरब सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। सतपुड़ा आपका ये हुआ। विंध्य पहाड़ियाँ ये जहाँ गेहूँ और धान की खेती हुई। पश्चिमी घाट ये रहा। पूर्वी घाट ये है। सिंधु नदी का क्षेत्र ये सिंधु नदी है। ये भी अरब सागर में जाकर सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी झेलम देखते हैं। आपकी चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास सतलज की सहायक नदी है और ये सतलज। इस तरीके से इनको, अच्छा, इनको याद करने का क्रम आगे हम लोग देखेंगे। एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। सुनो जूनियर सी आर्स। सुनो जूनियर सी आर्स। सुनो से सिंध, जूनियर जे से झेलम, सी से चेनाब, आर से रावी और एस से सतलज। एस से शुरू होती हैं और एस से ख़त्म होती हैं। ये कौन सी है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ट्रिक को याद रखें, यह आपको सहायता देगी इन नदियों को क्रम वाइज याद करने में, आगे काम आएगा। पूछा गया था किरथर। ये आपका किरथर की पहाड़ियाँ हैं। गंगा नदी ये है। यमुना ये है। यमुना की सहायक चंबल है। सोन नदी आगे गंगा मिलती है पटना में जाकर। ये ब्रह्मपुत्र है, आगे बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा कृष्णा के सहायक, पेन्नार नदी, कावेरी नदी। ये आपका पूर्वी घाट है इस तरफ, और ये आपका पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अभी हम लोग देख चुके हैं, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के द्वारा देखा जिनको आप नहीं भूलेंगे। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले जो आरंभिक बस्तियां थी कहाँ हुई? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे आरंभिक बस्ती कहाँ थी? सिंधु तट पर। आरंभिक बस्तियां 4700 वर्ष पूर्व की बात है। 4700 वर्ष पूर्व की बात है। और उसके बाद 2500 वर्ष पूर्व कहाँ है? गंगा व इसकी सहायक नदी। ये रही गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व बस्तियां हुई। गंगा तथा इसकी सहायक नदी और सोन का पता लगाओ। अभी हम लोग बात कर चुके थे गंगा नदी सोन नदी में
कहाँ? पटना में, पटना शहर में जाकर मिलती। बिहार का की राजधानी है पटना शहर। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, अच्छा, गंगा का जो दक्षिण का भाग है साउथ इंडिया के, यानी वो जो क्षेत्र है मगध के नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में अब इसे बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार के और भी राज्य थे जहाँ बहुत शक्तिशाली राजा थे और उनका राज चलता था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, उस समय लोग कैसे जाते? हवाई जहाज तो था, पानी वाले जहाज, शिप से यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः अभी अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी तेज बारिश, सूखा पड़ना, बहुत ठंड होना, बहुत गर्मी, इस वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह रखने या मतलब रखते थे। इस वजह से वो उत्स उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, मतलब खुशी में यात्रा करते थे कि नई खोज करेंगे नई जगह की। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। कहने का मतलब जो संस्कृति का आदान प्रदान है वो एक दूसरे के यहाँ जाने, समझने और बातचीत से आगे आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार अब सवाल उठता है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? ज़रा आप लोग सोच के देखिए, यात्रा क्यों करते हैं? कुछ लोग काम की तलाश में जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई की तलाश में जाते हैं, कुछ लोगों को कहीं रहना जाना पसंद होता है, बात करना पसंद होता है। सबके अपने अलग अलग विचार हैं, सबकी सोच अलग है, इस वजह से सबके उत्तर अलग आएंगे इस सवाल के। अब एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए क्या है? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। जिन लोगों ने ठान ही लिया कि उनको पार जाना है तो वो लोग पार भी गए, हिमालय पर चढ़े हुए। वे पहाड़ियों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार भी कर सके और समुद्र की गहराई तक में लोग पहुँचे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के चलिए एक बार मानचित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। मानचित्र एक में देखो कौन सी पर्वत पहाड़ कहाँ पर है और कहाँ पर वो बनाते हैं, क्या सीमा है। अब देखिए ये जो है आपका हिमालय श्रेणी है, ऐसे हिमालय की श्रृंखलाएं ऐसे हैं। इधर उत्तर में हिमालय बनाता है, उत्तर में हिमालय बनाता है। ये ऐसे हिमालय, इसका पार्ट ऐसे आके नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। और पश्चिम में यह पाकिस्तान है। कुछ हिस्सा ये अफ़गानिस्तान के यहाँ पे लगता है। इधर हिमालय के बगल में चीन है। ये हिस्सा नेपाल का है, नेपाल लिख देते हैं। ये एरिया चीन, ये है नेपाल,
ये भूटान, भूटान, ये फिर उसके बाद फिर ये चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, ऊपर ये अफ़गानिस्तान, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, ये थोड़ा सा पार्ट पड़ता है अफ़गानिस्तान का इधर आगे, ये सा इतना, ठीक है। और इसको आप लोग मैप के साथ समझते चले तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। विंध्य की पहाड़ियाँ, ये उत्तर भारत का मैदान इसे कहा जाता है। ये जो पार्ट विंध्य की पहाड़ियों के ऊपर पड़ेगा ये भाग उत्तर भारत का मैदान। दक्कन का पठार, ये दक्षिण का जो है प्रायद्वीपीय भारत, ये पूरा दक्कन का पठार है। अरावली रेंज इधर आती हैं, अरावली पहाड़ियाँ जो आपका ऊपर अरावली आज पठार रह गया और उसी के अरावली के ऊपर ही दिल्ली शहर आज बसा हुआ है। ये पूरा राजस्थान तक इधर फैला है। अब इसको डिटेल में आगे हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे, परेशान मत होइए। चलिए अब आगे चलते हैं। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया। भाई जब लोग एक आना जाना करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनके कल्चर यानी संस्कृति भी ट्रांसफ़र होगी, उसको मजबूती मिलेगी। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत, क्या, लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे हैं। ये एक जागरूकता वाली बात, जैसे कि आज के समय भी लोग पूछा करते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कि कैसे बनाया या कैसे किया। कोई टेक्नोलॉजी हम लोग शेयर करते हैं, कोई पढ़ने वाली बात शेयर करता है कि ये किसने सवाल कैसे किया, ये अपने नोट्स कैसे बना, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, कल्चर यानी संस्कृति का ट्रांसफ़र, एक दूसरे को आदान प्रदान है। अब देश के नाम के बारे में देखते हैं। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, सिंधु नदी। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान जो है मेडिटेरियन एशियन यानी कि मध्य एशिया में आपको मिलेगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। क्या, इंडिया कहा। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। भरत नाम है, भरत का प्रयोग। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी बात है, कृत ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भारत से नाम इसका क्या पड़ गया, भारत। अब आगे बात करते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब
इन पांडुलिपियों में इस प्रकार के क्या विज्ञान के बारे में लिखा गया, राजाओं के बारे में लिखा गया, उनके कैसे व्यवहार थे, क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं थी, इस तरीके से उनमें सब डिटेल्स मिलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कवियों तथा नाटक भी हैं। हमारे यहाँ क्या महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हमारे साधारण लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कहने का मतलब पत्थर या ऐसी कोई भी कठोर सतह जहाँ पर ये लिखे जाए, उत्कीर्ण मतलब उस पर खोद कर कुरेद कर लिखे जाना, उत्कीर्ण कहते हैं। किसी भी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, कभी कभी शासक, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कहने का मतलब आज के समय में जैसे आप कहीं घूमने जाएं तो उसको प्रेजेंट टाइम में ये देखें, नोटिस बोर्ड लगे होते हैं ताकि आप उनको पढ़ें, समझें और उनका पालन करें। सेम उसी तरीके इतने सालों पहले भी लोगों में इतना ज्ञान था कि उस तरीके से लोग लिख कर अपनी चीज़ों को रखते थे, अपने पॉलिसीज़, नियम, रूल्स, रेगुलेशन सब ऐसे लिख कर वहाँ पर बोर्ड में लगाते थे। बोर्ड का मतलब वो अपने पत्थरों पर गुदवा देते थे ताकि लोग जाएं, पढ़ें, समझें और उनका पालन करें। जैसे आज के समय में देखिए कहीं कोई सड़क बन रही है, कुछ हो तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया था, फिर वहाँ उस सड़क में बनाने में जिनका जिनका योगदान होता है उनके नाम ऐसे लिख दिए जाते हैं ताकि आगे आने वाले समय में लोग उसको देखें, जाने, याद रखें। सेम उसी प्रकार पहले भी फॉलो किया गया था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। देखिए इससे अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पूर्वज जो किया करते थे वो आज के समय में हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो हमें आज के समय में कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका हिस्सा हम देख पाते हैं। ये एक सैंपल है अभिलेख का, आप देखिए इस पे ये देखिए कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे, ये सब उस समय की लिपियां हैं। अब देखिए इस अभिलेख के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये अभिलेख कहाँ से मिला। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 यानी आगे आने वाले चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम कुछ अभिलेख लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों व संकेतों से बनी होती हैं। लिपियाँ जो अक्षरों संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए लिपि और भाषा में अंतर समझ में आया। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। भाषा बोली जाती है और लिपि लिखी जाती है, इसका विशेष ध्यान रखें। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों भाषाओं में हैं। कौन सी, इनका ध्यान रखेंगे आप लोग। यूनानी भाषा और अरामेइक। यूनानी भाषा और अरामेइक, ये आगे पूछा जा सकता है कि अशोक की लिपि किन भाषाओं में मिली हैं। इसके साथ ही ऐसे अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा
जल्द ना नष्ट होने वाले होते हैं। देखिए ये एक बर्तन है, घड़ा। लिखा हुआ बाएं या दाएं होना चाहिए था एक्चुअली। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र यानी बर्तन। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। फिलहाल सॉरी, ये बाएं इसके रेफरेंस में दिया गया आपको, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। दाएं एक पुराना, ये आपका चांदी का सिक्का है। देखिए ये क्या है, चांदी का सिक्का। ये भी एक चांदी का सिक्का है। ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। कितने साल? 2500 वर्ष पूर्व पहले। और आज के समय में प्रयोग होने वाले सिक्कों से देखिए कितना भिन्नता है। आज के समय में उस पर उसका मूल्य लिखा होता है, जो सरकार बनाती है छापती है वो देश सरकार की मोहर होती है। और ये एक घड़ा है जो 4700 वर्ष पूर्व का पात्र है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहा गया कि पहले के लोग गेहूँ अनाज उगाते थे तो वो कैसे, उनको अनाजों के जो बीज ये मिले हैं वो जले हुए रूप में मिले, उनके अवशेष मिले, तो उनको उनकी कार्बन डेटिंग के जरिए उनका पता लगाया गया कितने साल पहले की बात है। अब पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते मतलब बहुत से उनको ऐसे कपड़ों के जो अवशेष मिल। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार ये कहते हैं कि जो पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारियां मिली उन्हें इतिहासकार क्या कहते हैं, स्रोत शब्द का उनको नाम दिया कि इनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कौन कौन से स्रोत हैं तो आप क्या कहेंगे? पांडुलिपियां, अभिलेख, पांडुलिपियां और अभिलेख। स्रोतों से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह से जो कि सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये स्रोत हमें मिल जाते हैं तो उनकी कड़ियों के एक एक जोड़ के एक क्रमबद्ध रूप में हम चीज़ों को जानते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, ऐसी कल्पना करते हैं। अतीत एक या अनेक। अब शब्द आता है अतीत एक या अनेक, यानी हमारा बीता हुआ समय एक था या बहुत सारे अलग अलग समय थे। अब इसको हम आगे इसमें पढ़कर समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या तुमने इन पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? जैसे कि शब्द में लिखा हुआ हमारे अतीत, यानी कि हमारा बीता हुआ इतिहास, हमारा पुराना समय। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए एक इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब इसका साफ कहना यह है कि उस समय कई समूहों के लोग रहे, क्योंकि राजा भी थे, वहाँ शिल्पकार
यानी कि काम करने वाले, कुछ बनाने वाले लोग भी थे, व्यापारी भी थे। सबका जीवन एक अलग अलग था, सबका लाइफ स्टाइल अलग थी अपने हिसाब से। जैसे आज अगर कोई पढ़ने वाला तो वो पढ़ाई करेगा, कोई काम करने वाला काम करेगा, कोई खोज करने वाला साइंटिस्ट वो अपनी खोज करेगा। उसी प्रकार पहले सब अपना हुआ करता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण से प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इन लाइनों से आप ये पता लगा सकते हैं कि पहले भी लोग इसी प्रकार का जीवन जीते थे कि जैसे शहरी क्षेत्र के लोग आज भी अनाज कहाँ से लाते, गाँवों से लाते। अगर गाँव के लोग अनाज नहीं उगाएंगे तो वो खाएंगे क्या? मतलब ओवरऑल डिपेंड किस पर है? ग्रामीण क्षेत्र पर रहने वाले लोगों पर, उन किसानों पर। इसी प्रकार पहले हुआ करता। जैसे आज अपना अंडमान निकोबार में रहने वाले कई जनजातियां ऐसी जो आज भी अपने खाद्य पदार्थ को मछलियों और जंगली जानवरों, फल फूल, सब्जियों से प्राप्त करते हैं। उनका एक अलग ही कल्चर है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय का शासक अपनी विजयों तथा का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे कि राजा अशोक के बारे में आज हम लोग इतनी जानकारी जुटा पाए कैसे? उनके अभिलेखों के द्वारा। अगर उनके अभिलेख ना होते, उनके द्वारा लिखे तो उनके पत्थरों पर ऐसी जो लिपियां हैं वो ना कुरे दी गई होती, मतलब उत्कीर्ण न किए गए होते, तो उनके बारे में साक्ष्य जुटाना ही मुश्किल था। नहीं जान पाते क्या है, कौन है, किसका। उन्होंने अपने सारी लड़ाइयाँ अपने बारे में अपनी जानकारी सब लिखवा के रखी, तो उन अभिलेखों से हमें उनकी जानकारियाँ प्राप्त हुई। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो इनका सिर्फ हम लोग एक अंदाज़ा लगाते कि ऐसा भी होता था। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, जिस पर काम लगातार चल रहा है। अब तिथियों का मतलब, तिथियों का निर्धारण। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2020 या इसी तरह के कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। यानी कि उनके जन्म के बाद को हम लोग ईसवी से अब कहते हैं, ठीक है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में तिथियों का उल्लेख करेंगे। मतलब है, अब आप समझ गए हो कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर। ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात, और ईसा पूर्व मतलब उनके जन्म से पहले के समय। चलिए इतिहास और तिथियों को थोड़ा सा उनके अंग्रेजी भाषा में देख लेते हैं कैसे। अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट होता है। हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। देखिए लिखा हुआ है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी यानी इंग्लिश में AD होता है पाते हो। यह एनो डामिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। क्या? एनो डामिनी। कभी कभी AD की जगह CE
तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा तथा BCE का बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले है। इस प्रकार हमने केवल इतिहास का एक परिचय जाना कि इतिहास क्या है और इसको कैसे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आगे, क्या ज़रूरी, जैसे कि पुरातत्व क्या है, अभिलेख क्या है, ठीक है, अनाज क्या, कैसे लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कहाँ बस्तियाँ हुई, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अब पूरी तरीके से इतिहास का जो शुरुआत है वो आपको अगले अध्याय, अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर से मिलेगा। और आप सभी से ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको आप QR कोड के माध्यम से डाउनलोड करें और इस पर आने वाले प्रश्नों को देखें और उन पर चर्चा करें, सोचें कि उनको हम कैसे हल करेंगे। देखिए कितने सारे प्रश्न दे रखे हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ AD स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसी तरीके हम आगे NCERT के एक एक चैप्टर को डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अच्छा, NCERT क्यों उठाया मैंने, क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है NCERT इज़ द बॉस। सब एग्ज़ाम्स के लिए बेसिक NCERT से ही प्रश्न आते हैं इधर उधर, इसीलिए डायरेक्ट हमने NCERT उठाई और उसको एक एक शब्द उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।